नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। 17th बीपीएससी के लिए हम लोग खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के क्वेश्चंस को देख रहे थे और ये विजेता बैच जो है वो बेसिकली रिवीजन का बैच करवाया जा रहा है और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, टॉप एमसीक्यूज इसमें डिस्कस करवाए जा रहे हैं। तो मैं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इस विजेता बैच के क्वेश्चंस को लाया हूँ और इसी सीरीज में हम लोगों ने साइंस में से फिजिक्स के 3 चैप्टर को हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, चुंबकत्व और तीसरा प्रकाश व रंग। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है टॉपिक का ध्वनि व तरंग। ध्वनि व तरंग। तो इसी सीरीज में हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ध्वनि और तरंग में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा है ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। किन्हीं दो गर्त अथवा श्रृंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर होता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है वो पूछ रहा है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तरंगे जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगे। और अनुदैर्ध्य तरंग के लिए अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ठोस, द्रव, गैस, तीनों जगह वो संचरण करती है। और ये जो होती है ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ध से ध्वनि है और अनुदैर्ध्य में ध है, तो यह इसको आप इससे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। किन्हीं दो गर्त अथवा श्रृंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। देखिए, जब ये इस तरफ का से बनता है अनुप्रस्थ तरंग में, तो जैसे इसको बोलते हैं श्रृंग और इसको बोलते हैं गर्त, और इन दोनों के बीच की दूरी को ही तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। और तरंगदैर्ध्य को जो है लैम्डा में मेजर करते हैं और इसका एक्चुअली बेसिकली ये दूरी है, तो इसका मात्रक जो होगा मीटर होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो सही हैं, 1, 2, 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा इसमें से वो देखना है। पहला दे रखा है आवर्तकाल आवृत्ति में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यदि ध्वनि की आवृत्ति उच्च है, इसका आशय है कि उस ध्वनि का तारतम्य निम्न होगा। तीसरा है यह बात तय की जाती है कि जब ध्वनि मृदु या धीमी हो तो इसका आयाम निम्न होगा। लाउडर ध्वनि अधिक दूरी तय करती हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कि आवर्तकाल जो है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है होता है, यानी टी बराबर 1 अपॉन टी, एन बराबर टी अपॉन 1 अपॉन टी होता है और टी बराबर 1 अपॉन एन होता है। यानी ये जो टी डिनोट कर रहा है ये आवर्तकाल को डिनोट कर रहा है और एन जो है आवृत्ति को डिनोट कर रहा है। तो दोनों जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आवृत्ति को अगर बढ़ाया जाएगा तो तारत्व भी बढ़ जाएगा और तारत्व बढ़ने से आवाज जो है मधुर सुनाई देगी। इसलिए बोला जाता है कि महिलाओं का जो तारत्व होता है वो अधिक होता है, जबकि पुरुषों का जो तारत्व होता है वो कम होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। यदि ध्वनि की आवृत्ति उच्च है, ठीक है, अगर ध्वनि की आवृत्ति उच्च है तो इसका आशय है कि ध्वनि का तारत्व निम्न होगा। नहीं, मैंने बताया कि अगर आवृत्ति अधिक है तो तारत्व भी अधिक है, तो ये निम्न नहीं होगा जबकि उच्च होगा। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो गया, असत्य पूछा तो हमारा आंसर निकल गया। यह बात तय की जाती है कि जब ध्वनि मृदु या धीमी हो तो इसका आयाम निम्न होगा। तो आयाम जो है बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाउडर ध्वनि अधिक दूरी तय करती है। तो आप जानते हैं कि जब आवाज तेज आती है तो अधिक दूरी तक सुनाई देती है। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है। तो हमारा 2 नंबर जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये जो जैसे ये जब मधुर ध्वनि होगी तो जब पिच हाई होगा तो ये ऐसे ऐसे चलेगी, जबकि पिच जब कम होगा तो ये जो है ऐसे ऐसे चलेगी। तो गैप ज़्यादा होता है तो वो हार्श आवाज़ सुनाई देती है, और ये जो है अगर जल्दी जल्दी कर रहा है तारत्व तो ये जो है अच्छी आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल वास्तव माध्यम के तापमान से प्रभावित करती है। जब ध्वनि गैस द्रव से गैस में प्रवेश करती है तो वह धीमी हो जाती है। थर्ड दे रखा है ध्वनि का प्रवर्तन ठोस सतह व द्रव की सतह दोनों से संभव है। और फोर्थ नंबर जो दे रखा है ध्वनि में विवर्तन की संभावना न्यून होती है। तो इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ध्वनि की जो चाल है वो तापमान पे भी डिपेंड करती है, लेकिन यह दाब पे डिपेंड नहीं करती। दाब दाब के रिवर्स होता है। अगर किसी के ध्वनि के तापमान अगर किसी वस्तु की बढ़ाई जाती है तो ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाती है। तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और फिर देखते हैं, जब ध्वनि द्रव से गैस में प्रवेश करती है तो धीमी हो जाती है। जब सघन से विरल में जाती है तो सघन से विरल में जाने पे ध्वनि की जो चाल है वो कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो चाल होती है ठोस में होती है। ध्वनि की चाल जो होती है ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
ध्वनि का प्रवर्तन ठोस सतह व द्रव की सतह दोनों से संभव है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग जो है एक ध्वनि तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में चलती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और चौथा है, ध्वनि में विवर्तन की संभावना न्यून होती है। ध्वनि में विवर्तन, जैसे जिस तरह प्रकाश में विवर्तन होता है उसी तरह ध्वनि में भी विवर्तन होता है, लेकिन ये संभावना न्यून नहीं, इसको बोलेंगे पर्याप्त होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है, फोर्थ नंबर स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ध्वनि का बहुल परावर्तन नहीं दर्शाता है? तो पहला है स्टेथोस्कोप में ध्वनि सुनना, मेगाफोन की ध्वनि, फिर है शहनाई व ये ट्रम्पिट की ध्वनि, फिर तीव्र हॉर्न, सिनेमा हॉल व कंसर्ट की छतों को कर्व बनाना, पेरियोस्कोप व कैलिडोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप में जो ध्वनि सुना जाता है वह ध्वनि के बहुल प्रवर्तन को ही दर्शाता है। जब आला लगाते हैं तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मेगाफोन भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो स्टेटमेंट एक सही है। दूसरा है शहनाई और ट्रम्पेट की ध्वनि, ये भी सही है। तीव्र हॉर्न, सिनेमा हॉल और कंसर्ट हॉल की छतें कर्व इसलिए बनाते हैं ताकि बहुल ध्वनि का जो है बहुल परावर्तन हो सके। ये आप जानते हैं, जैसे सिनेमा हॉल है तो इसको कर्व बनाया जाता है, और इसकी दीवारें जो है खुरदुरी बनाई जाती है, ठीक है, ताकि अनुरणन जो है वह कम हो और लोगों को साउंड जो है प्रॉपर सुनाई दे। पेरियोस्कोप व कैलिडोस्कोप, पेरियोस्कोप बेसिकली जो होता है इसमें प्रकाश का बहुल परावर्तन होता है, ना कि ध्वनि का। प्रकाश का बहुल परावर्तन होता है इसके तहत। तो ये प्रकाश से रिलेटेड है, जबकि सारी जो है ध्वनि से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट जो है डी नंबर ये गलत हो जाएगा। हमें ये बोल रहा था कौन ध्वनि का बहुल परावर्तन नहीं है, तो पेरियोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा कुछ जानवर जैसे कुत्ते आदि 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। फिर बीट दे रखा है, मानव के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके कान उच्च आवृत्तियों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। सी नंबर है, मानव कान की सामान्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक मानी जाती है। फिर दे रखा है, मानव के कानों के सुनने की सबसे अच्छी सुग्राह्यता 1000 से 5000 हर्ट्ज मानी जाती है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें जो है ध्वनि अधिक सुन सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और धीरे-धीरे जब बड़े होते जाते हैं, उसकी सुनने की जो क्षमता होती है वो धीरे-धीरे कम होती जाती है। तो वही बोल रहा है, मानव के बच्चे जैसे बड़े होते हैं उनके कान उच्च आवृत्तियों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, मतलब उच्च आवृत्ति को वो नहीं सुन पाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मानव कान की सामान्य ध्वनि सीमा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और कानों के लिए सुनने की सबसे अच्छी सुग्राह्यता जो है 1000 से 5000 हर्ट्ज मानी जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से को असत्य कथन पूछ रहा था, तो सारे स्टेटमेंट सही है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। हाथी, व्हेल, गैंडा, जिराफ, घोड़ा, ऑक्टोपस आदि इंफ्रासोनिक ध्वनि सुनने में सक्षम है। फिर बी दे रखा, भूकंप विभिन्न तरीकों से अपश्रव ध्वनि संकेत उत्पन्न कर सकता है। सी नंबर है, प्रवासी पक्षी अपनी यात्रा के दौरान प्रस्रव संकेतों का उपयोग करते हैं। और डी दे रखा, भूकंपीय पी तरंगे अनुदैर्ध्य जबकि एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हाथी, व्हेल, गैंडा, मतलब ये सब जब बड़े-बड़े जानवर जो हैं ये सब जो है इंफ्रासोनिक सुनते हैं। इंफ्रासोनिक मतलब हो गया, ये जो है अपश्रव्य ध्वनियाँ सुनती हैं। और ये स्टेटमेंट सही है। और बी नंबर है, भूकंप विभिन्न तरीकों से अपश्रव्य ध्वनि संकेत उत्पन्न करते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रवासी पक्षी अपनी यात्रा के दौरान प्रस्रव्य संकेतों का उपयोग करते हैं। तो प्रस्रव्य संकेतों का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि यह जो है इंफ्रासोनिक संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और डी नंबर स्टेटमेंट सही है। पी तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं जबकि एस तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। आपको बताया था मैंने कि अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में वह संचरण कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रस्रव तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, पोर्पाइस, चूहे आदि प्रस्रव ध्वनि के प्रति संवेदी हैं। इसका उपयोग करके अधिक ऊंचाई पर मौजूद गंदगी को साफ किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी, अल्ट्रासोनोग्राफी वह अन्य इलाज पद्धतियों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रस्रव तरंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें डॉल्फिन और चमगादड़ और कुत्ता, बिल्ली जो है प्रस्रव ध्वनियां ही सुनती हैं। जब 20,000 हर्ट्ज से जब ज़्यादा जो सुनती हैं आवृत्ति, वह जो है उसे प्रस्रव ध्वनि कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से जो कम सुनते हैं उसे अपश्रव ध्वनि कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो डॉल्फिन वगैरह हैं, चमगादड़ वगैरह जो है, ये सब जो है प्रस्रव ध्वनियाँ सुनती हैं। इसका उपयोग करके अधिक ऊंचाई पर गंदगी साफ किया जाता है। तो हाइट पे कुछ गंदगियाँ जो होती है इसके थ्रू है साफ किया जाता है। ये भी सही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी में प्रस्रव तरंगों का ही प्रयोग करते हैं। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट जो है ये सही है। तो 1, 2, 3 जो है सही है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म को चयन कीजिए। अब बोला समान बातचीत जो होती है 40 से 50 डेसिबल, फुसफुसाना 15 से 20 डेसिबल, श्वसन ध्वनि 30 से 40 डेसिबल, पटाखे की स्वीकार ध्वनि 125 डेसिबल। तो असत्य पूछ रहा है, सामान्य बातचीत जो है वो 40 से 50 डेसिबल की होती है, ये बिल्कुल सही है। फुसफुसाना जो है 15 से 20 डेसिबल, ये भी सही है। श्वसन ध्वनि इतनी ज़्यादा डेसिबल की नहीं होती है, स्टेटमेंट ये गलत है। ये श्वसन ध्वनि जो है ये 10 डेसिबल के आसपास की ध्वनि होती है, और पटाखे की स्वीकार ध्वनि जो है 125 डेसिबल है। अच्छा, अगर गुस्से में अगर कोई बातचीत करता है तो उसकी जो डेसिबल है वह 7 से 70 डेसिबल की ध्वनि यह उत्पन्न करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और समान बातचीत के लिए नॉर्मल जो WHO द्वारा प्रयोग किया गया है वो बेसिकली 45 से 55 डेसिबल को वह स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है गलत है। 9 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है, असत्य पूछ रहा है। WHO का आदर्श ध्वनि मापक 75 डेसिबल, मैंने अभी बताया कि 45 से 55 होता है, 45 से 55 माना गया है WHO द्वारा, तो स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ध्वनि की हानिकारक अवस्था 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ऊपर की जब ध्वनियाँ सुनाई देती हैं तो वो हानिकारक अवस्था में आती है, तो बी नंबर सही है। मच्छर की आवाज़ बिल्कुल कान के पास 25 से 30 डेसिबल सही है। पत्ते की खड़खड़ाहट जो है 10 से 20 डेसिबल, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है यह गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन कीजिए। पहला दे रखा है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है, माना जाता है। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए प्रभावी है। सोनार व्यवस्था में इको अच्छा नहीं होता है, तो इसको देखते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता है उसको माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है, ये स्टेटमेंट जो सही है। लेकिन इसका व्यवहारिक मात्रक जो है, व्यवहारिक मात्रक जो है जो हम लोग देख रहे हैं अभी, डेसिबल में इसको मापते हैं। और डॉपलर प्रभाव जो है यह ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए ही प्रकाश दोनों के लिए प्रभावी होता है, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। सोनार व्यवस्था में इको अच्छा नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि ये जो सोनार व्यवस्था में अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई गहराई में समुद्र में कोई वस्तु रखी है तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक छोड़ा जाता है और यह रिवर्स आता है, ठीक है। तो इसमें साउंड रिफ्लेक्शन होता है, इसका जो है साउंड रिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें जो है इको को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इको आएगी तो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो 1 और 2 जो है सही है आंसर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन को पूछ रहा है। अनुरणन है ये, अनुरणन, अनुरणन से बचने के लिए सिनेमाघरों की छतें वक्राकार बनाई जाती है। महिलाएं व बच्चों में उच्च ताल की ध्वनि होती है। इस ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि व प्रवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। ध्वनि की गुणता उसके तरंग रूप पर निर्भर करती है। तो कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट हुआ गलत है। तो अनुरणन से बचने के लिए सिनेमा को वक्राकार, हेलो, इसको आप जानते हैं, मैंने बताया था कि इसको ऐसे कर्व रूप में बनाया जाता है ये, ठीक है। और ताकि अरुणनन जो है कम हो, ठीक है। और आपको ये जो दीवारें हैं उसको खुरदुरा बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। महिलाओं व पक्षों के उच्च तरत की ध्वनि होती है। मैंने बताया कि महिलाओं की जो आवृत्ति उनका तरत्व जो है अधिक होता है, अधिक तरत्व का मतलब अधिक आवृत्ति होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। किसी ध्वनि के स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि व प्रवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम, हाँ, ये जो होता है 1/10 का अंतराल होना चाहिए, 1/10 सेकंड का अंतराल होता है दो ध्वनियों के बीच में, ठीक है। ध्वनि की गुणता उसके तरंग रूप व वेव फॉर्म पर निर्भर करती है। तो ये जो है ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप जानते हैं अगर मधुर मधुर ध्वनि है तो यह ऐसे गमन करती है, जबकि हार्श ध्वनि जो है इस तरह गमन करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्वनि की जो गुणता है बेसिकली ये आयाम हो गया, और यह जो है आप देख रहे हैं वेव फॉर्म में ही निर्भर करती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारा वह गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ध्वनि के व्यतिकरण को स्पष्ट करता है। तो व्यतिकरण व्यतिकरण को जो स्पष्ट करता है वह बीट करता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि कोई ध्वनि जो है अगर उसकी बीट मतलब अधिक हो, अगर ये अधिक होता है और ये कम होता है, तो बीट अधिक होता है तो संपोषण की अवस्था कहलाता है, और कम हो तो वह विनाश की अवस्था कहलाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और बेसिकली बीट उसे कहते हैं, आयाम का ऊपर नीचे होना जो है वही बीट कहलाता है, ऊपर नीचे होना ही बीट कहलाता है, ठीक है। यदि स्वर कोश या वोकल कार्ड का आकार बड़ा होगा तो ध्वनि का, जब वोकल कार्ड बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि तरंगदैर्घ्य जो है वह अधिक है। अधिक तरंगदैर्घ्य मतलब जो है आवृत्ति कम। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में
रेसिप्रोकल का संबंध होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आवृत्ति अधिक होगा तो तरंग दैर्घ्य जो है इसका कम होगा, ठीक है। और ये बोल रहा है वोकल कार्ड का आकार बड़ा होगा तो तरंग दैर्घ्य मतलब बोल रहा है इसका अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिटार, बांसुरी, सितार आदि की ध्वनियों का अलग अलग पहचान संभव हो पाती है, तो यह किसके कारण हो पाता है? यह ध्वनि की गुणता के कारण हो पाता है। ध्वनि का जो तरत्व है आपको बताया कि यह आवृत्ति पर निर्भर करता है और ध्वनि की तीव्रता जो है यह आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता तो आप जानते हैं, कोई व्यक्ति कितना जोर से बोलता है, प्रबलता उसकी मतलब व्यक्तिगत प्रभाव है यह, ठीक है। और ध्वनि की गुणता है ये भी बेसिकली ये आयाम पे निर्भर करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। डॉपलर प्रभाव अनुदैर्घ्य तरंगों में संभव होता है। उपग्रह, नेविगेशन, रोबोट संचालन, रडार आदि के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग संभव है। फिर स्टेटमेंट है इसमें आगे, ब्लू शिफ्ट का आशय डॉपलर प्रभाव स्रोत को नजदीक आने का संकेत बताता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। डॉपलर प्रभाव में ब्लू शिफ्ट का मतलब है कि स्रोत जो है नजदीक आ रहा है, अब रेड जो है वह दूर का संकेत दिखाता है, रेड, और ब्लू जो है नजदीक का संकेत है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है। फिर और देख लेते हैं। डॉपलर प्रभाव केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में संभव है। तो यह जो है स्टेटमेंट जो है केवल ऐसे भी कोई जो होता है सुपरफिशियल वर्ड होते हैं इसको गलत ही माना जाता है, केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में यह संभव नहीं होता। स्टेटमेंट जो है यह गलत है। यह अनुप्रस्थ तरंगों में भी यह संभव होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट जो है ये गलत है। उपग्रह, नेविगेशन, रोबोट संचालन, रडार के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 जो है स्टेटमेंट इससे सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन असत्य है? पुल पर सैनिकों का कदम ताल अनुनाद विस्तार है। ध्वनि का अवरोध किनारों से मुड़ना विवर्तन व्यवस्था। बड़े हॉल में कालीन बिछाना अनुनन को कम करना। और अवरक्त तरंगे सोनार। तो ये जो है पहले इधर देख लेते हैं। अवरक्त तरंगे जो है सोनार में जो है अल्ट्रासाउंड का ही यूज किया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। और ये जो अवरक्त अवरक्त एक होता है, गर्मी जो होती है ना वो अवरक्त किरणें के कारण ही होती है, अल्ट्रासाउंड के कारण नहीं होती है। और अवरक्त तरंगे का एक और यूज आप देख सकते हैं रिमोट में, रिमोट कंट्रोल में जो है इसी का प्रयोग किया जाता है। बड़े हॉल में कालीन बिछाना अनुनन को कम करना, मैंने इसको पहले ही बताया था, कालीन बिछाते हैं और ये इस शेप में बनाया जाता है। ध्वनि का अवरोध किनारों से मुड़ना विवर्तन की व्यवस्था का रहता है। जिस तरह प्रकाश प्रकाश का मुड़न भी विवर्तन व्यवस्था है, उसी तरह ध्वनि का अवरोध किनारों से मुड़ना भी विवर्तन व्यवस्था है। पुल पर सैनिकों का कदम ताल अनुनाद विस्तार यानी रेजोनेंस एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, रेजोनेंस एक्सटेंशन। तो पुल पर सैनिकों का जो कदम ताल है वो प्रणोदित कंपन है, यह जो है प्रणोदित कंपन है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है पहला ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। पैसिव सोनार व्यवस्था ध्वनि संकेतक का पानी में उत्सर्जित करती है। और सोनार मौसम संबंधी उपकरण है जिससे मौसम की अशांति का मापन होता है। जैविक सोनार का उपयोग डॉल्फिन, दांतदार व्हेल व चमगादड़ आदि में किया गया होता है। 5 माइक का आशय है ध्वनि का गति का 5 गुना। तो इसमें देखते हैं, पहला देखते हैं। पैसिव सोनार की व्यवस्था ध्वनि संकेतों का पानी में उत्सर्जित करता है, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। इसका जो होता है बेसिकली एक्टिव सोनार जो होता है वह जो है उत्सर्जन भी करता है और रिसीवर के रूप में भी काम करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सोनार ये स्टेटमेंट सही है। जैविक सोनार का प्रयोग डॉल्फिन, दांतदार व्हेल, चमगादड़ आदि में किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और 5 मैक का आशय ध्वनि की गति 5 गुना होना। 1 मैक में 332 मीटर पर सेकंड होता है, यानी ध्वनि की जो स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है, और 5 गुना बोल रहा है यानी 332 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा विकल्प अनुप्रस्थ तरंग का नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग का विकल्प कौन सा नहीं है, इस स्टेटमेंट को देखना है। पहला दे रखा है प्रकाश तरंग, दूसरा है उष्मा उष्मा तरंगे एवं रेडियो तरंगे, सी दे रखा है जल तरंगे व एस तरंगे, ध्वनि तरंगे और पी तरंगे। तो ये जो है ध्वनि तरंगे जो हैं आप जानते हैं कि यह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगें जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों अवस्था में गमन करती हैं। और ये जो है अनुप्रस्थ तरंग का, तो ये ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध से मैंने याद करवाया था कि ध से ध्वनि और ध से अनुदैर्घ्य, और ये सब जो स्टेटमेंट है सही है। ये अनुप्रस्थ का जो है उदाहरण है। प्रकाश तरंगे हो गए, जल तरंगे हो गए और उष्मा तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विकल्प अनुदैर्घ्य तरंगों का नहीं है? अनुदैर्घ्य तरंग मैंने बताया था ध्वनि वाला जो होता है, और अनुदैर्घ्य तरंगे तीनों अवस्था में गमन करती है। तो ये स्प्रिंग किस तरह होता है? ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। कंपित ड्रम भी है। ध्वनि तरंगे तो हो ही गया। स्ट्रिंग जो है वह ध्वनि तरंगे नहीं है। स्ट्रिंग जो है बेसिकली
वो पतला रस्सी टाइप का होता है और ये इस तरह चलते हैं, तो यह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चांद पर हम सामान्य बातचीत नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर दे रखा है 1 से 5 मैक के बीच की गति सुपरसोनिक कहलाती है। 5 मैक से अधिक गति होने पर प्रभाती तरंगें उत्पन्न होती है। तो कौन सा कथन जो है सही है पूछ रहा है। तो चाँद पर हम लोग बात इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ वायुमंडल की जो है अनुपस्थिति होती है, तो इसलिए वहाँ हम बात नहीं कर पाते हैं। 1 से 5 मैक मैक के बीच की गति सुपरसोनिक कहलाती है। यह सही स्टेटमेंट है। आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें 1 मैक से जो नीचे होता है वह उसको बोलते हैं सबसोनिक, और 1 से 5 मैक के जो बीच होता है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, और 5 से 12 मैक के बीच की ध्वनि को हाइपरसोनिक कहा जाता है, और 12 से प्लस ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है इसमें, सॉरी, हाँ, 5 से अधिक गति होने पर प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रघाती तरंगें नहीं, 5 से अधिक पर होता है हाइपरसोनिक, उससे भी ज़्यादा होता है 12 प्लस पे, 12 प्लस पे अल्ट्रासोनिक होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और एक आदर जो है सही है। तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पानी की ऊपरी सतह पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों ही होती है पानी की सतह पर। अनुदैर्घ्य तरंगों में सिर व गर्त प्राप्त होता है। ये तो अनुप्रस्थ में होता है ना, ये मैंने बताया था, ये जो है अनुप्रस्थ में होता है, तो स्टेटमेंट गलत है। अनुप्रस्थ तरंगों में संपीड़न और विदलन प्राप्त होता है। ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है। अनुप्रस्थ में संपीड़न और विदलन प्राप्त नहीं होता। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण संभव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये जो है ध्रुवण संभव होता है अनुप्रस्थ में। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 4 जो है स्टेटमेंट क्या सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किससे सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो किस कारण से होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ध्रुवण के गुण से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर है। अनुदैर्घ्य तरंगों में कौन सी घटना संभव नहीं हो पाती है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में आप जानते हैं कि ये ध्रुवीकरण है। बेसिकली अनुदैर्घ्य तरंगे में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, ध्रुवीकरण नहीं होता। ध्रुवीकरण जो होता है यह अनुप्रस्थ तरंगे में होती है। तो इसको भी आप इसको याद रखिएगा। मैं बार बार इसको रिपीट भी करवा रहा हूँ। ध्वनि की चाल पर किस म्यूक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब, आपको बताया था कि दाब और वह आवृत्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप और आर्द्रता का सीधा सीधा संबंध है। ठीक है, तो ये दाब और आवृत्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि का, आपको ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्ट्रासोनिक से संबंधी है। तो अल्ट्रासोनिक का पूछ रहा है। तो इसमें देख रहे थे ऑक्टोपस, कबूतर, कटलफिश, फिर है गैंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी, फिर है मेढक, टोड, चमगादड़, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ऑक्टोपस, कबूतर, ये जो है इंफ्रारेड इंफ्रारेड मतलब अल्ट्रासोनिक निकालते हैं। ये सही है, मतलब सुन सकते हैं बेसिकली। तो ये स्टेटमेंट सही है। गैंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी जो है यह अल्ट्रासोनिक नहीं है। और ठीक है, सॉरी, ये जो है ये ठीक है स्टेटमेंट। मेढक, टोड और चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक से संबंधित नहीं है। ये जो है लगभग 45 हर्ट्ज तक यह सुन सकते हैं। और गैंडा, दरियाई घोड़ा जो है इंफ्रासोनिक होते हैं, और ये भी इंफ्रासोनिक होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर जो है सी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन का है, चयन करते हैं। ध्वनि का तरत्व तथा ध्वनि की तीव्रता का सीधा संबंध होता है। मच्छर की भनभनाहट का तरत्व शेर की दहाड़ के तरत्व से अधिक होता है। सोनार, अल्ट्रासाउंड व जल के अंदर अन्वेषण में प्रतिध्वनि का सिद्धांत लागू होता है। तो ध्वनि का तत्व और ध्वनि की तीव्रता का सीधा संबंध है। आपको बताया था कि अगर आवृत्ति बढ़ती है तो इसका जो है तरत्व भी बढ़ेगा और आवाज मधुर सुनाई देगी। तो स्टेटमेंट सही है। मच्छर की भनभनाहट जो होता है शेर की दहाड़ से अधिक होता है। ये सही स्टेटमेंट है। सोनार, अल्ट्रासाउंड व जल के अंदर अन्वेषण में प्रतिध्वनि का सिद्धांत, रिफ्लेक्शन का सिद्धांत का यूज होता है। ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। आपको बताया था कि यहाँ पे आती है ध्वनियाँ फिर रिफ्लेक्ट करती हैं। तो 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, 1 से अधिक, डी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस विकल्प में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। तो ध्वनि आर पार किस में नहीं जा सकती है। निर्वात में आप जानते हैं, क्योंकि ध्वनि जो है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें निर्वात माध्यम नहीं है। आप जानते हैं कि ठोस में सर्वाधिक ध्वनि तीव्र चलती है, फिर गैस में, फिर द्रव में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट है, चलिए अब इसको कल देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।